गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। बड़े मुस्कुरा के आपने दिन का आगाज किया है क्योंकि मैंने कल अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मैं जो इतने पिछले टाइम से जो परफॉर्मेंस चलती आ रही है ना हमारी टीम की, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं नहीं देख सकती। यानी वो कहता है तुसी भी ऐसी हो, मैंने भी इसलिए नहीं ऐसा टाइम और ये इस पॉइंट पे कौन लाया है? इस पॉइंट पे ये हमारी टीम लाई है, ये हमारी पीसीबी लाई है, ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये लेकर आई है। इस पॉइंट पे हम आ चुके, वो खेल जिससे हम सबको इतना प्यारा रहा का वर्ड इससे इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि वो प्यार कम होता अब दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप कोई मैच, कोई टूर्नामेंट आता है, आप एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं, आप अपने लिए एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है तो उसके बाद जाहिर है आप सब जो हैं वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं। क्रिकेट से प्यार रहेगा, टीम से रहे ना रहे, प्लेयर से रहे ना रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल इस खेल से प्यार पाकिस्तान करेगा। जो कि आप देखें ना कि हर गली कूचे में, हर ग्राउंड पे हमें क्रिकेट खेलते लोग नजर आते हैं। उस पर हम ये सवाल करते हैं कि अच्छा, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, इतना टैलेंट है, हर तरफ हम देखते हैं कि मैदान सजे होते हैं, तो टैलेंट के नाम पे ये मिला है हमें। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब ने कल कहा है ना कि सुना था कि छोटी सर्जरी से फर्क पड़ जाएगा, अब बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। जो इशारा उन्होंने किया है वो इसी तरफ किया है कि पहले थोड़ी चेंजेस लेकर आए थे टीम में, अब ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे। नहीं, सवाल आपसे ये है, ये बताएं कि आप वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, मतलब सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा कप, उसके लिए आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपकी टीम जो नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी उसके बाद आप टीम चेंज करेंगे। ऐसे तो नहीं होता। फिर लोग आपसे सवाल करते हैं, अवाम आपसे सवाल करती है, आप डिसीजन मेकर है, आपको डिसीजन पहले लेना चाहिए था। आपने एशिया कप में हाल देखा था, फिर आपने उसके बाद 2 सीरीज गुजरी हैं, आपने उनमें हालात देखे थे, और उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले इतने मेजर डिसीजंस आपको लेने थे टीम चेंजेस के हवाले से, आपने नहीं लिया। दूसरा सवाल वहाब रियाज साहब पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस बिल्कुल उठते हैं, और सवाल तो सभी यूँ सब पे उठ रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा ना, पहले टूर्नामेंट्स हारे, पहले मैचेस हारे, और उसके बाद हमने जिस तरह इस वर्ल्ड कप के आगाज़ में देखा कि उस टीम से हारे जिस टीम से हारना बिल्कुल बनता नहीं था। उसके बाद भी एक मौका आया था कि आप इंडिया से जीत जाते तो आपके सारे दाग धुल जाते। अच्छा, इसमें बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, बॉलर्स ट्राइड वेरी वेल, लेकिन जो बैटर्स थे उन्होंने वो सारी कीती कराई के खूह छिपा दी थी, वो उन्होंने काम किया। बाबर, उस्मान, रिजवान, फखर, इफ्तिखार, शादाब, इमाद, जिसका आप नाम ले लें, सब ने अपनी विकेट तो है ना तोहफे में रख के दी, बिल्कुल ऐसे। तो वो सारी जो मेहनत है ना वो तो उन्होंने ज़ाया कि ज़रा गम और गुस्से का इजहार कौम कर रही है, तो आज इस पर मैं बात भी करनी है। और इसके साथ जो हमारी शख्सियत मौजूद हैं उनसे मैंने ये पूछना है कि आज तो हमारा दिल नहीं करा तैयार होने का, वो इतना तैयार आज कैसे हुए हैं, इतने के बाद उनका दिल कैसे किया इतना तैयार होकर आने का। हनीफ अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पीएमएल के साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। मैच देखा सी? अच्छा, मैंने ना एक्चुअली मुझे रिजल्ट का पहले पता था। रियली वो कैसे? वो मुझे नहीं, देखिए ना, एक होता है तुक्का लगाना। अच्छा, एक होता है अच्छा यार मैं ये गाड़ी इस तरह भगाऊंगा तो निकल जाऊंगा, वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक होता है कि तहम्मुल के साथ कंटिन्यूटी होती है, किसी भी तसलसल होता है जीत का, फिर टीम पे एतमाद किया जाता है। जब ये अमेरिका से आ रहे, मुझे ये बताएं 2-3 चीज़ों का सवाल। पहली बात तो ये, हम हो या पीयूष पार्टी हो या कोई हो, पीटीआई हो, कोई पार्टी हो, वो जब भी आए अपनी पसंद का बंदा लगाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आप प्रोफेशनल बंदा नहीं लगाते, आप जावेद मियांदाद नहीं लगाते, आप वसीम अकरम नहीं लगाते, आप जहीर अब्बास नहीं लगाते। भाई क्यों? भी जिनका काम है वो जानते हैं। हम पूरी कौम को क्रिकेट से आप वाली बात है मोहब्बत, बिल्कुल, लेकिन ये एक नारा खत्म कर दें, ये सॉन्ग भी खत्म कर दें, आप जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है यार? कि ये बच्चे जाते हैं जाके तो बड़े 5 स्टार होटल को देख के आंखें खुल जाती हैं इनकी, या फर्स्ट क्लास में बैठ के इनकी आंखें खुल जाती हैं, इन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं होती, ये सारे गुम हो जाते हैं। इनके ऐड बंद करें, इनको ऐड बंद करें, ये पूरी कौम को डिसाइड करते हैं और इनकी सिलेक्शन करने वालों को पकड़ें जिन्होंने गलत सिलेक्शन की है, और मेरे जैसे बंदे को बिठा दें। मैं नहीं बैठूंगा कभी भी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट को देख देख के हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गए हुए हैं कि हम बता सकते हैं। यार आजम खान को लेके जाना इसी तरह ही है जैसे मेरा मुंडा जिद करे कि नहीं यार वो तो फिर माशाल्लाह आपकी तरह स्लिम एंड स्मार्ट है, तो मैं स्मार्टनेस के नंबर तो उसको मिल जाएंगे। चलें क्रिकेट
भी थोड़ी बहुत उसको आती है। सही। लेकिन वो ये तो कोई नहीं कहेगा यार फिटनेस के हवाले से ये क्या चीज़ है। लेकिन उनको ड्रॉप करके जिन्हें खिलाया अच्छा, उन्होंने भी क्या किया? छोड़े ना सर, पहले तो पूरी टीम ही जो है ना सिफारशी है, पूरी टीम और ग्रुपिंग है इसमें, हमें तो पता ही नहीं पूरी है। टीम सिफारशी है। पूरी टीम। बाबर आजम को आपने हवा बना दिया, कोहली के बराबर ले गए, और खुदा का नाम ले, विराट कोहली। और सुने तो सही, विराट कोहली के पिछले 40 मैचेस उठाए, उसके मैच विनिंग इनिंग्स देखें, इस बंदे की एक भी, इसको सिर्फ देख लें हेड एंड शोल्डर में देख लें, सॉरी मैं क्या गया, किसी और में देख लें, पेप्सी में देखो, खुदा का नाम लो। आपकी क्रिकेट जो है एक हम सिर्फ कवर ड्राइव तो ज़हीर अब्बास से अच्छी कोई खेलता ही नहीं था। ठीक है नहीं, और आज तक माइकल आल पैदा ही नहीं हुआ उस जैसी कवर ड्राइव। आप उस पर एक मुझे बताएं जाती तौर पे वो खेलता है, अपनी इनिंग्स को बड़ा करता है, अदरवाइज किसी सूरत भी आपको उसकी क्रिकेट को आप मैच विनिंग एक इनिंग बता दे नहीं है। ठीक है सर, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पीसीबी के हवाले से हमें प्रोफेशनल लोगों को हमने क्यों नहीं किया ये जी, क्यों नहीं किया अब क्यों नहीं किया ला तो मैंने अब इससे खुल के बात मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं था ना अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं एज एक पॉलिटिकल वर्कर हमने सच भी कहना है यार। सही बात। हमने हर वक्त ये तो नहीं लगी लिपटी बातें करके तो निकल जाना है इस तरह पतली गली से। इस पाकिस्तान के लिए बात करनी है। सही बात है। इस पाकिस्तान के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर समझें कि हम अपने घर में बैठ जाएं और अपनी ज़ात तक महदूद हो जाएं। अगर हम पब्लिक रेप हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, तो खुदा के लिए इस पाकिस्तानी कौम को वो दें। इसी तरह हॉकी के अंदर आप देखें, बेड़ागर कर दिया, 3 ग्रुप हैं। अच्छा, मेरी पसंद का कोई आ गया, फिर उस पार्टी ने अपनी लगा दी, मैंने अपना लगा दिया। इस तरह नहीं काम चलेगा। वहां भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हैं, प्रोफेशनल होने चाहिए। हमारा कौमी खेल था, उसको वापस लेके आए। ये कभी मैं देखे, कल आपने बात की, मैच देखा, मैंने पहला हाफ तो देखा ही नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ मगन था, गपशप लगा रहा था। अच्छा टाइम गुजारा आपने। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम। ठीक है। उसके बाद मैं घर गया, मैंने टीवी लगाया। अच्छा, तो 119 स्कोर था। जरा सा मेरे दिल में ये पैदा ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर भी नहीं हुआ। खुदा की कसम नहीं पैदा हुआ। वैसे कम टारगेट था, फिर क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह, उसकी बुनियादी वजह, आप बॉलर की आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे बात बताएं, अमेरिका की ये जो यूएसए के साथ मैच है, उधर बॉलर कहाँ थे? कोई एक बॉलर बताएं जिसके बलबूते पे जैसे वसीम अकरम, वकार यूनस होता था, ठीक है ना जी, हमें अब्दुल कादर था, ठीक है, हमें पता था ये स्पिन में विकेटें लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो किसी एक प्लेयर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इतने पुराने नाम ले रहे हैं, एक नाम मिस कर दिए जी। हाँ, किसका? इमरान। नहीं, क्रिकेट के हवाले से तो मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ कि वो अच्छे बॉलर थे। मुझे कोई वो मतलब कि उसमें उन्होंने काफी मेहनत की, स्ट्रगल की और बड़ा नाम पैदा किया मुल्क का। मैं ये नहीं कहता, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं बुक्स नहीं रखता किसी वाले से, जो जिसका राइट बनता है उसको देना चाहिए। लेकिन ये देखें कि इन लोगों को आज किसी एक बॉलर का मुझे नाम बताया कि अगले मैच में वो 4 विकेट ले लेगा। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। पूरी हारिस टीम के अंदर आपको कंसिस्टेंसी हारिस रऊफ देखें, एक ओवर में 30 उसको स्कोर पड़ जाता है। शाहिद अफरीदी साहब, मैं हैरान, शाहीन अफरीदी साहब, उनको पिछले मैचों में देखें कैसे मार पड़ी है। किसी एक बॉल, कोई स्पिनर है आपके पास? ये शादाब देखें, ये अमाद वसीम देखें, वो इन लोगों को तो क्लब क्रिकेट से भी कम क्रिकेट खेल लिया इन्होंने। क्या वजह ये है कि क्रिकेट से भी खेल नहीं पा रहे? और दूसरी बुनियादी वजह, जी जी, मैं आज फिर कहूंगा और वजीर आज़म साहब को मैं खुद भी मिल के कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि हमें डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसको रिस्टोर करना है। हमने डिपार्टमेंटल जो हॉकी है उसको रिस्टोर करना है। उस वक्त का पीआईए कस्टम के जो मैचेस हुआ करते थे, आपको तो याद नहीं, हम देखा करते थे, उसमें से प्लेयर निकला करते थे, उसमें हमारी कौमी टीम के प्लेयर्स खेला करते थे। इसी तरह क्रिकेट की टीमें होती थी, वो उनको पैसे देते थे, सैलरी देते थे, वो उस वजह से अपनी पूरा फोकस अपनी क्रिकेट के ऊपर होता था। आज क्रिकेट से हटके आप देखें ना, ये काम एड में आना, यार दुनिया में लोग कह रहे हैं ना मॉडलिंग अच्छी करते हैं, खेलते हैं। मॉडलिंग, आप मॉडल बहुत है दुनिया में यार। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत लड़के हैं, इतनी खूबसूरत लड़की हैं, वो सारी मॉडलिंग करती हैं, उनका काम है, उन्होंने उसको प्रोफेशन को अपनाया हुआ है, वो करने दें उनको। आप किधर ये तो पाबंदी लगाएं। अगर इनसे आपने क्रिकेट खिलवानी है, इनकी आंखें फट जाती हैं बड़ी-बड़ी चीजों को देख के। ये तो हर जगह होता है, मतलब आप इंडियन हर जगह होता है, तो फिर वो डिलीवर भी करते हैं। हाँ, ये डिलीवर करें ना पहले, फिर इनको आप बनाएं। आप क्या करते हैं? आप एक प्लेयर को देखते हैं जो उसने हेयर कटिंग ऐसे की हुई है,
उसने कपड़े आज ऐसे पहने हुए हैं, आज वो फलां जगह के ऊपर उसका निकाह है, 10 दिन उसको चला देते हैं। ना उसका कोई बैकग्राउंड, ना उसकी कोई सीवी। अब खेल पे बात नहीं करते उसकी, ना उसकी कोई सीवी कि अभी उसने जनाब 100 मैचेस के अंदर इतनी इनिंग्स खेली हैं और उसमें इतनी कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई। ये पाकिस्तान का नाम है, ये वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक नसीम शाह को रोते हुए देखा आपने? हाँ। इनमें से कोई बंदा देखे, किसी को बाबर को देखे इंटरव्यू देते हुए, निकालें दोबारा फोटो चलाएं, उसके चेहरे पे कोई पशेमानी है? वो तो नहीं, देखे एटीट्यूड ही बाबर का बहुत बदला हुआ दिख रहा है। देख ले, बाकियों का देख ले, वो एक चाचा हमारा है उसका देख लें। वो इन लोगों को तो मैं कहता हूँ किसी और काम के लिए लगाएं, बाउंड्री पे खड़े होकर ना बच्चों की जगह इनसे बाल पकड़वाएं। और दूसरी बात ये है कि किसी सूरत आप देखें, मैं नसीम शाह को बड़ा एडमायर कर रहा हूँ रात से। देखिए ना, उसके अंदर एक एहसास है ना। मैं उसकी विकेटों पे नहीं जा रहा, मैं उसके रन्स पे नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम उसे एहसास तो हुआ है वो जिस तरह कौम इतनी परेशान है, उसको भी एहसास है। बाकी सारे के बूथे देखें उसी तरह की, उसी तरह कोई परेशानी नहीं। चलो थोड़ी बात हम सियासी माहौल की करते हैं। जब बात सियासी माहौल की है तो उसमें एक बात जो बार बार होती है वो है कि क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्या बातचीत हो जाएगी, क्या सियासी जमातें मिल बैठेंगी, क्या पाकिस्तान की बात होगी, या कि हम वही इंतशार देखेंगे, वही इंटॉलरेंस देखेंगे जो कि हम पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से देखते चले आ रहे हैं। अब ऐसे में जब हम PMLN की बात करते हैं, चूँकि हज़रत हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद भी हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से करीबी साथी, बहुत ही प्यारे साथी छोड़ते चले जा रहे हैं PMLN को। यानी इससे पहले हमने क्या देखा, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब छोड़ दिया, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब छोड़ दिया, अभी साबिक गवर्नर ज़ुबैर साहब उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। तो बड़ी की पोजीशन पर रहने वाले अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और जो बात है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जो कि पार्टी अपनी पॉलिसी पर नहीं चल रही, वो एक बात करते हैं जो नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, उस पर नहीं रुके हुए, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। इस पर राय मैं जरूर लूंगा। वैसे हनीफ अब्बासी साहब से मुताल्लिक भी ना कुछ सोशल मीडिया पे चल रही थी कि ये भी छोड़ रहे हैं पार्टी, तो उनसे मैं तस्दीक या तस्दीक करा लेता हूँ। आप भी छोड़? नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं फिलहाल नहीं छोड़ रहे। फिलहाल नहीं छोड़ रहे। ओके जी। मैं मकसद बात करने का ये है कि आज की डेट तक तो मेरा कोई ज़हन नहीं है। ज़िंदगी के अंदर ना कभी भी इतना आपको सख्त किसी जगह खड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती। आप वक्त के साथ साथ अपने फैसले करते हैं, ज़िंदगी के फैसले आपने करने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक मैं चट्टान की तरह, और जो दीवार रेत की नहीं पत्थर की दीवार, उसकी तरह मैं अपनी पार्टी के साथ। ठीक है, लेकिन क्या वोट को इज्जत दो का नारा क्या आज PMLN उस पे खड़ी है? सर सच्ची बात करनी है, पार्टी खड़ी है इस नारे पे कि नहीं? वोट को इज्जत दो से मुराद ना, लोगों ने कुछ और लिया था, मैंने डे 1 से कुछ और लिया था। अच्छा। हाँ, एक ज़हन में रखें कि ये जो हमारे अंदर चीज़ें पैदा हुई हुई हैं ना, कल भी देखें 7 के करीब हमारे शहीद हुए हैं फौजी जवान। बिल्कुल, हमने वोट को इज्जत देने का मकसद ही कुछ पार्टियों ने ये बना लिया कि फौज को गाली देनी है। बिल्कुल गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात। बिल्कुल गलत। वोट को इज्जत देने से मुराद ये है कि वोट जिसको पड़े उसके नाम का निकले। सही, ठीक है। और वोट को इज्जत देने से मुराद ये है कि वोट आप लेके तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने, फिर आप वजीर आला बने। वोट के बगैर आप ना वजीर आला बने, ना वजारत उज़्मा कबूल करें। ये है वोट को इज्जत देने का कॉन्सेप्ट। मेरे ज़हन के अंदर हमेशा से यही रहा। इस वक्त वोट को इज्जत मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इस वक्त वोट को इज्जत की बुनियाद के ऊपर एक वजीर आला है हमारी, एक वजीर आज़म। ज़ुबैर साहब ने क्यों कहा कि वोट को इज्जत नहीं मिल रही? देखिए, ज़ुबैर साहब का जो इशू है ना, वो जस्टिफिकेशन अपनी जब भी बंदा कोई पार्टी छोड़ता है, एक तो पहली बात ये कि हमारी पार्टी बड़ी वज़ेदार है, वो निकालती नहीं है, बंदा खुद ही निकल जाता है। हालात ही ऐसे पैदा कर देते हैं। कुछ हालात भी ऐसे पैदा हो जाते हैं, कुछ बंदे के अपने भी करतूत ऐसे होते हैं, कोई एक दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, हालात भी पैदा कर दिए जाते हैं, ये भी हकीकत है, और दूसरी ये है कि करतूत कुछ ऐसे होते हैं। अब ज़ुबैर साहब वाला इशू बिल्कुल डिफरेंट है। वो कोई मामला ऐसा है जो लीडरशिप तक पहुंचा, वो एक्सपोज हुए, जिसकी बुनियाद पर लीडरशिप ने उनसे डिस्टेंस कर लिया। ये वजह है, लेकिन वो उस वजह को यहाँ बयान करना मैं समझता हूँ मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए बाकी भी दोस्तों को हो सकता है किसी को मजबूर कर दिया गया हो कि एक रिस्पेक्ट इंसान मांगता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को सियासत में आने के 2-3 तरीक़ाकार है। एक है कि बहुत मालो दौलत है, आपने देखा होगा वो पार्टी फंड्स या इधर उधर दे दूँ कि वो पार्टी में आ गए। अब उन्होंने प्रोटेक्शन करनी है किसकी? अवाम की नहीं, उन्होंने प्रोटेक्शन करनी है अपनी मालो दौलत की। दूसरे हैं कि उनको शौक़ है बदमाशी का, खड़पैंची का, उन्होंने अपनी बदमाशी। और तीसरी एक नस्ल है
तीसरी ये है कि जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, जो नीचे से आया ग्रास रूट से, जिसने दरियाँ बिछाई हैं, हाथ से लेवी वाले पोस्टर लगाए हैं, वो एक पॉलिटिकल विजडम लेके आया है, वो एक नज़रिए के साथ आया है, वो बस्तगी के साथ आया है। अब वो इज्जत का भूखा है, वो लीडरशिप की खातर अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन किसके बदले? जो तो ज़मीन लेगा लीज पे, जो दवाइयों का ठेका लेगा, जो पुलों का ठेका लेगा, वो तो लीडरशिप के साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये सीधी सी बात है। हाँ, लीडरशिप उसको इज्जत देगी, उसको थपकी देगी, उसके एक फ़ोन के ऊपर हाजिर होगी, यहाँ भी बताएं क्या, वो फिर लड़ जाता है। वो फिर उसे उम्र कैद हो जाए, फिर उसे फांसी की सज़ा हो जाए, उसको 11 महीने काल कोठरी में डाल दिया जाए, वो नहीं हिलता। हाँ, जब वो देखता है कि अपनी मेरी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ होगा, तो जो ज़मीर वाला होगा ना, उसके लिए ये फिर कोई चीज़ मानी नहीं रखती। इक़्तिदार है, नहीं है, मैंने पर वो छोड़ देगा। हाँ। अब ऐसा अगर कभी आपको पेमेलन छोड़नी पड़े, अगर आप कभी छोड़ें, क्योंकि आपने फिलहाल का लफ्ज़ इससे पहले इस्तेमाल किया है, हाँ। क्या वजह होगी? एक पॉइंट ऐसा जहां पर आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं तो अब मेरी तो आज की डेट तक, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, देखें ना ये अल्फाज बड़े, आज की डेट तक मेरी लीडरशिप ने बड़ी इज्जत की है। मैं वजीर भी नहीं बना, लोगों ने बड़े इसके ऊपर तबसरे किए, मुझे बहुत सारा कुछ, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही कि जब मैं एमएनए भी नहीं था, उस वक्त अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे मेरी लीडरशिप ने हर जगह इज्जत और एहतराम दी। बाकी बातें मैं इसलिए नहीं दोहराता, फिर आप कहेंगी दोहराने जो मैंने मांगा उन्होंने दे दिया, जो मैंने मांगा उन्होंने दे दिया। मुझे पोर्टफोलियो दिए गए। मेरी सजा के बावजूद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एडवाइज़र लगाया पिछली 16 माह की हुकूमत। वो तो बाद में मेरा केस ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने हर जगह के ऊपर, आज भी वो मेरी पहली जो मैं कॉल करता हूँ, अभी चाइना थे, मेरा हाथ लग गया, उनको मैंने कोई चीज़ भेजनी थी, इलेक्ट्रिक बसेस का तो जिक्र मैं कर दूँ ना कि वो आ गई हैं। जी, वो अच्छी बात है, वो आ गई हैं। 160 बसेस हैं और तमाम इस्लामाबाद 76 साल में पहली दफ़ा इंटरकनेक्टेड हो जाएगा पूरी इसके साथ। सर, हम तो इस बात पे खुश हैं कि आप आ जाते हैं और बता देते हैं, वरना जिनको बातें बतानी चाहिए, सो सॉरी, लेकिन आपके मिनिस्टर्स वगैरह गायब हैं, नजर नहीं आते। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया मेरे भाई ने। देखें, मैं तो नाम ले देता हूँ, पूरी कैबिनेट में से 3 से 4 लोग आते हैं, बाकियों का भी लूँगा जिनको आगे डिफेंड करना चाहिए। आप देखें ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब होंगे, अता तारड़ होंगे, 2 हैं और एक डॉक्टर मुसद्दिक, 3 लोग हैं जो आकर पूरी हुकूमत को डिफेंड करते हैं। वो हमने कोई ठेका नहीं लगाया, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है उन लोगों की, वजारत दाखिला बहुत बड़ी वजारत दाखिला है, अब वो मोहसिन नकवी साहब के पास, बिल्कुल, अब उनको आकर बैठकर हुकूमत को डिफेंड करना है। लेकिन हम यहाँ बैठ के दुश्मनी भी मोल लें, सारी पार्टियों के साथ भी, आम लोगों के साथ भी, और जिन्होंने मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। हमा यारा जन्नत, हमा यारा दोज़ख, दोनों जगह के ऊपर दोस्तों के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ आपने अच्छे वक्त में भी खड़े रहना है, मुश्किल वक्त में भी खड़े रहना है। बिल्कुल ऐसी उनको आके डिफेंड करना है, उनको आके बताना है कि हमारे शहदा जो है वो कैसे अपनी जानों का नजराना, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्हें आके बताना है कि हमारे शहीद जो हैं वो इस वक्त मुल्क के लिए अपनी जान का, अपने खून का गरम गरम लहू जो है अपने जिस्म का दे रहे हैं। इसी तरीके से आके जाम कमाल ने बताना है कि आपने इस वक्त हम इंडस्ट्री में कहाँ पे जा रहे हैं, हम क्या कॉमर्स में क्या कर रहे हैं। उनका काम है, कर वो आप रहे हैं। बस अब वक्त बड़ा मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। तो आज वक्त वाकई मुख्तसर था, ब्रेक में हमने ज्यादा बल्कि बातें कर ली। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग है वो है, ये है वर्ल्ड कप की तैयारी, ऐसे जीतोगे वर्ल्ड कप, ये हो क्या रहा है, ये किया है हमारे साथ, ये है वो सवाल जो कि सोशल मीडिया पे वर्ल्ड कप है। दूसरा मैच था, पहला यूएसए से हम हार गए, दूसरा मैच हम इंडिया से हार गए, और जाहिर है बदतरीन शिकस्त, मैं इसको मेरे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब मैच आपके हाथ में और उसके बाद आप आखिरी ओवर्स में जाकर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, जहाँ पे कप्तानी भी आपको वीक नजर आती है और प्लेयर्स भी, उनका एटीट्यूड जीतने वाला आपको नजर ही नहीं आ रहा होता, कप्तान का एटीट्यूड आपको नजर नहीं आ रहा होता कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आप इस चीज को बिल्कुल भूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये सारे सवाल आपसे आप पे उठते हैं। और सबीन, अब ये देखिए दूसरा मैच हुआ है और अभी हम क्या डिस्कस करें, अगर मगर ये हारे वो हारे सिचुएशन ना, अब पाकिस्तान को आयरलैंड से भी जीतना और पाकिस्तान को कनाडा से भी जीतना है टॉप 8 में रहने के लिए। दूसरी कंडीशन, आयरलैंड को
जो है वो इंडिया से यूएसए से हारना है और इंडिया को भी यूएसए से हारना है। शुरू हो गया हमारा तो अगर मगर की सिचुएशन, तो ये टॉप 8 में रहने के लिए एक तो आपने खुद भी जीतना है, उसके बाद आपने वो दुआएं भी मांगनी है कि बाकी 2 टीम्स ने यूएसए से भी जो है वो जीतना है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अगर मगर की सिचुएशन, तो वो मुसल्ले पे बैठने वाले वक्त हुआ चाहता है। अच्छा, लेकिन जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बदतरीन शिकस्त, मैं इसी से डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके भी सेंटिमेंट्स उतने ही हर्ट हुए होंगे जितने पूरे कौम के हर्ट हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट से हमारे दिल बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ये जो हम बदतरीन शिकस्त की बात करें, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर है 119 रन अगर हमने उन्हें बनाने दिए तो बड़ी तारीफ पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की हो रही थी कि अच्छा इन्होंने बड़ा काबू रखा उनको, लेकिन बैटर्स ने सारी की सारी उनकी मेहनत ज़ाया कर दी। बदतरीन शिकस्त ही कहा जाए, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी कोशिश की उन्होंने, वो कोशिश नजर आई? नहीं, शोएब और सबीन, वाकई में ये बदतरीन शिकस्त थी। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। 120 रन का आपको टारगेट मिला है और उन 120 रन के टारगेट के ताकुब में आपने 59 डॉट बॉल्स खेली हैं। ऑलमोस्ट 10 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेले। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई खौफ है, आप जो है खुल के नहीं बैटिंग कर रहे। आप इंडिया को देखें, हालांकि उसकी शुरू में उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया, उसने भी मार धाड़ की, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आई। टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं है। शादाब खान पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब आपने उनको बैट्समैन बना दिया। बैटिंग में वो क्या कर रहे हैं, सबके सामने एक ओवर उनसे कराया नहीं गया। इफ्तिखार अहमद 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने शुरू की और फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद 2015 से 2016 में वो T20 खेले और अब तक वो खेले 64-66 T20 में सिर्फ 4 मिस सेंचुरियां हैं। कितने मैचेस जितवाए? आखिर हम पुराने घोड़ों पर जो रेस में पहले से हिस्सा लेते रहे, कब तक इन्हिसार करते रहेंगे? मेरे ख्याल में अब टीम में कॉपरेशन की जरूरत है। पीसीबी के आप तो मोहसिन नकवी साहब की बात की तायद कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, राइट? वो सर्जरी तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्लेयर्स की तरफ कह दिया ना। टीम तो उन्हीं की बनाई हुई थी। टीम का जब इंतखाब हुआ था तो उन्होंने रोक दिया था कि नहीं जी, सबकी कंसल्टेशन होगी और विदाउट चेयरमैन अप्रूवल टीम ही नहीं अनाउंस होती। तो आप ये कैसे कह रहे हैं सर्जरी होगी और उन खिलाड़ियों को जो बाहर बैठे हुए मौका देंगे? तो इसका मतलब है आप पहले उनको मौका नहीं दे रहे थे, पहले आपने ज्यादती की। अब आप अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के अल्फाज, मेरे ख्याल में ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ऐसा है नहीं। और बेग साहब, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का इंतजार किया जा रहा था बड़ी सर्जरी के लिए, मतलब मजाक तो हो नहीं रहा। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, आप तजर्बे तो कर नहीं सकते। तजर्बे इससे पहले टूर्नामेंट्स में आप कर लेते, आपको कर रहे थे, तब तजर्बे किए थे, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं सीखा ना। शोएब, वही टीम, वही चीजें, वही सारा फॉर्मेट, वही लेके आप आगे बढ़ रहे। मतलब मजाक तो वाकई नहीं हो रहा, क्योंकि मजाक आप दुनिया के सामने बना रहे हैं हमारा जाके क्रिकेट के हवाले से। अब बेग साहब, ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको कप्तानी कितनी वीक नजर आई? बाबर का जो ओवरऑल ग्राउंड में एटीट्यूड है वो बड़ा ही उस तरह का नजर नहीं आ रहा आपको। एक कप्तान का एटीट्यूड है और आप फोकस्ड है बहुत ज्यादा और एग्रेसिवली आप जीतना चाह रहे होते हैं। तो वो जो हम देखते आ रहे हैं वो वाली चीज बाबर में नजर नहीं आ रही। क्या इसकी वजह ग्रुपिंग है कि आपस में टीम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है? ये ओवरऑल जो हमेशा उनको हम देखते हैं कि अपनी सेंचुरी कर ली, अपनी जो है वो गेम खेल ली, वही नजर आ रहा है आपको? देखिए सबीन, अगर देखा जाए कि जहां आग होती है वहां से धुआं जरूर उठता है। तो हालात कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि कोई ना कोई ग्रुप बंदी है और बाबर आजम टोटली एज अ कैप्टन फेल हुए। आप रोहित शर्मा की एग्जांपल ले लें कि 120 रन का टारगेट और वो बड़े काम कूल रहे। उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया। उन्हें पता था कि आखिरी ओवर में ज्यादा रन होंगे तो पहले यहीं पर इसको रोक दिया जाए। उनकी कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर बाबर आजम कब सीखेंगे? नो डाउट दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन 2019 से वो कप्तान बने हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद से। आज तक उन्होंने क्या, मतलब अगर छोटी टीमों को आप हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं तो ये तो सरासर ज्यादती है ना। अब मेरे, और फिर बाबर आजम को आपने कप्तान बना दिया, पहले शाहीन आफरीदी को बना दिया। मतलब बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में। वहाब रियाज को आपने
फ्री हैंड दे दिया, वो स्याह सफेद के मालिक बन गए। वो लोग जो अभी कुछ अरसे तक खिलाड़ियों के साथ खेले थे, वो अगर मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो फिर वो जो फासला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट में ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान की एक तो सिलेक्शन कमेटी वो जिम्मेदार है, एक कप्तान वो जिम्मेदार है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो भी इस जिम्मेदारी में आते हैं, क्योंकि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनको देखनी पड़ेंगी। अगर नहीं देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा ना हो जाए। लोग तो बड़े दिल बर्दाश्त है, 120 रन नहीं कर सकते आप तो फिर आप क्या करेंगे? इतना बड़ा बैटिंग पावर हाउस आप कहते हैं, बाबर रिजवान दुनिया का बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर है, क्या हो गया कल? कैसे अंडर प्रेशर थे, स्ट्रोक्स ही नहीं लग रहे थे, आप पे शिकस्त का खौफ था, फियर था, आप जो सिंगल ले ही नहीं रहे थे, आप डॉट बॉल खेल रहे थे। तो फिर आखिर में क्या हुआ? आपको उन्होंने 6 रन से दबोच लिया। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, सबके दिल टूटे हुए हैं। कितनी तनकीद करें तो चेयरमैन साहब ने कहा 1 महीने तक चेयरमैन साहब ने कहा शोएब तनकीद ना करें। तो भाई अगर आप यूएसए से हार जाते हैं, आप तो क्या करें फिर? अब फूल हार तो बना नहीं सकते। तारीफ करें कि भाई क्या बात, क्या खेला है पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ। अरे वाह, क्या हारा है, सुपर ऐसे ओवर ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत अफसोस है पाकिस्तान अब जो अगर मगर की सिचुएशन शुरू हो गई है, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बिल्कुल शुरू में अगर मगर होना शुरू हो गया है। अब जो पहली शर्त है वो जी आयरलैंड और कनाडा को हराना है। क्या लग रही है टीम आपको आयरलैंड और कनाडा को हराने वाली इस वक्त? देखिए इस वक्त सभी टीम गिरी हुई है और इस सिचुएशन में क्या पैनिक बटन दबाते हैं, क्या करेंगे? दिल बर्दाश्त है खिलाड़ी, वो तो मसरूफ थे ना, वो डिनर जो चैरिटी डिनर हो थे कव्वाली नाइट्स में मसरूफ थे। एक न्यूयॉर्क का डिनर कैंसिल हुआ, उनकी तो फोकस ही नहीं था क्रिकेट पर। आपका फोकस क्रिकेट पे होने थे। अब ये 2 मैचेस अगर सपोज आप आयरलैंड आपके लिए आसान हरीफ नहीं होगा, आयरलैंड से आपका मैच फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में है, और फिर कनाडा से परसों ही मैच है, यानी कि कल मैच है बल्कि 11 जून को इसी पिच पर, इसी मैदान पर। तो पाकिस्तान क्या करेगा? बजाय तो यही है अगर मगर, जिस तरह आप लोग इंट्रो में बता रहे थे अगर मगर है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि इनको बकरीद घर आकर मनानी चाहिए ताकि कुर्बानी करें। लेकिन चूंकि हमारा मैच 15 तारीख को बकरीद के बाद है तो ये बेचारे वहीं रहेंगे, कुर्बानी वहीं करेंगे। अब वापसी पे कौन कौन कुर्बान होता है ये देखना होगा। अच्छा बेग साहब, वैसे इसको टीम कहना चाहिए? ये बनता है इनको टीम कहना? टीम की डेफिनेशन होती है ना एक टीम। शोएब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। टीम तो नजर ही नहीं आ रही थी ना, वो स्पिरिट ही नजर नहीं आ रही थी। आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आप बैटिंग में आपका अजीबो गरीब आपका स्टाइल है, आप किस तरीके से आउट हो रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। अब इस पे क्या आदमी तबसरा करे, बहुत। और बेग साहब, जो कि इससे पहले आपने हॉकी का जिक्र भी किया कि हॉकी जवाल का शिकार हुई, क्या यही मुहर्रिकात थे, यही डायनामिक्स थे, ऐसे डिसीजंस होते थे, ऐसे ही कारकर्दगी होती थी कि वो जवाल का शिकार हो गया खेल, जो कि इस वक्त क्रिकेट के साथ हो रहा है? जी हाँ, क्रिकेट में भी सियासत आ गई कि पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हो रहा है, और हॉकी में भी यही हुआ था, सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हुआ, जिसकी वजह से, और वहां जो पैसे मिलते थे वो खा जाते थे, जिसकी वजह से हॉकी जवाल की तरफ आ गई। यहाँ आईसीसी पैसे देते हैं, अरबों रुपए देती है आईसीसी, और उन अरबों रुपए का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन की तादाद देख लें, फौज जफर मौज भर्ती की हुई है। तो क्या मतलब आउटपुट क्या है आपका? कोई प्रैक्टिस मैच नहीं रखा सका आपका इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट। आप देखें ना कि आप वहां अमेरिका गए, डैलस में आपने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, दीगर टीमों ने, बांग्लादेश ने खेला, भारत ने खेला। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसका जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। शॉपिंग की पिक्चर्स और वो सारी चीजें तो सामने आ ही रही थी। एग्जैक्टली, अब वही सवाल उस टाइम पर भी लोग उठा रहे थे कि ये फोकस नहीं है, ये अपनी प्रैक्टिस अरे सभी, मेरा ख्याल है कि वो बेग साहब कुछ और सोच रहे थे कि अच्छा क्रिकेट विकेट हमसे कोई नहीं होना, ये बुल राइडिंग देखते हैं, शायद कल को यही करनी पड़े। आपने उनके हैट्स नहीं पहने हुए देखे कि जिस तरीके से टेक्सास की मशहूर हैट्स हैं कॉबॉय, तो वहां तो कॉबॉय ग्राउंड में इनको बनना चाहिए था ना, इनको परफॉर्म करना चाहिए था, वहां तो बने नहीं। अब क्या बताएं, बहुत दुख है। इफ्तिखार अहमद किस बेसिस पर खेल रहे हैं, शादाब खान किस बेसिस पर खेल रहे हैं? आप अबरार अहमद को लेकर गए, उसे एक मैच नहीं खिलाया आपने। और इमाद से जो रिटायरमेंट वापस लेके जो वो सारा प्रोसीजर था कि टीम को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
वो जरूरत कल आपने देख ली ना कि इमाद वसीम ने कितनी डॉट बॉल्स खेली सभी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। तो ये डिसीजन ऐसे हो रहे हैं कि जो इनके लिए फायर बैक कर रहे हैं, तो बैक फायर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में वक्त आ गया, अभी जब ये वापस आए तो इनका ऑपरेशन हो, प्रॉपर तरीके से सर्जरी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सर्जरी हो। अच्छा बेग साहब, अभी ज़ाहिर है बहुत अर्ली हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको नहीं लगता कि खुद बाबर को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए जो जो हो रहा है? ठीक है वो अनापरस्त, आई डोंट नो इफ ही इज लाइक दैट और नॉट, लेकिन जो नजर आ रहा है उनके एटीट्यूड से वो ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि उनको वाकई साइड पे होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम देख रहे हैं ग्रुपबंदी थोड़ी ज्यादा है? आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, मनमानी कर रहे हैं ना बाबर आजम के। मैं वो आपकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, हम जानते हैं हमें क्या करना है, फलाना। आप इतने बड़े वो हो गए हैं, आप खुद भी कुछ करें, खुद तो कुछ कर नहीं रहे और आप कह रहे हैं हमारी बैटिंग बहुत स्लो थी। तो भाई पावर प्ले में आप बैटिंग कर रहे थे, कहने के शुरू में भारत ने 50 रन से ज्यादा बनाया पावर प्ले में, आपके 36 रन थे पावर प्ले में। तो इसका मतलब है जिम्मेदार कौन है? तो मेरे ख्याल में जो बावकार लोग होते हैं, बाइज्जत लोग होते हैं, वो देखते हैं, नविश्ते दीवार पढ़ लेते हैं और खुद ही मुस्तैफी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड कहाँ है शोएब? ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा, लेकिन एक कमेंट जरूर सभी हम ले लेते हैं बेग साहब से, अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन। नसीम शाह का रवैया, वो जो जिस तरह से वो ग्राउंड से आ रहे थे बेग साहब, पूरी कौम की तर्जुमानी उन्होंने बहरहाल की है। डू यू एग्री? उन्हें दुख हुआ है, दुख हुआ है, सही बात कि जब आप पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाते हैं, पाकिस्तान की सब्ज रंग की जर्सी पहनते हैं, तो इस मुल्क से मोहब्बत के इजहार के तौर पर आपको अपना 100% देना चाहिए। तो उन्हें दुख हुआ, उन्हें बाद में भेजा। आपने उनकी इंटेंट देखी थी कि उन्होंने 2 चौके लगाए, उन्होंने जाके, मतलब बहुत अफसोस होता है, अल्फाज नहीं है शोएब और सबीन, क्या कह सकते हैं। एग्जैक्टली जितनी बात करें ज़ाहिर है उतना कम है, और हम भी जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हम भी कौम की तर्जुमानी यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई अपसेट है। लिटरली कल रात को बच्चा बच्चा मैच देख रहा था। आप ग्राउंड की बात करें, मैं F9 में था, वहां पे स्क्रीन्स लगी हुई थी। उससे पहले मैं स्टेडियम गया, वहां पे स्क्रीन्स थी। मैंने देखा जिस तरह वहां पे लोगों का रश था, जैसे उनके दिल जुड़े हुए थे इस खेल के साथ। तो मैंने कहा यार अगर ये पाकिस्तान वाकई अच्छा ना खेले, अगर इस तरह से हार जाएगा, कितनों के दिल टूटेंगे। वही हुआ। वाकई जब आप वो स्क्रीनिंग और लोगों की तैयारियां, उनके जज्बात सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे थे, इवन अपने घर में आप देखें कि क्या माहौल था। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर उस चीज को आप देखें तो मेरा ख्याल है टीम को रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा लाजमी करना चाहिए। लेकिन चले लेट्स सी, अगर मगर की सिचुएशन हो सकता है किस्मत नहीं, अगर मगर ना करें, अपना काम करें, अच्छा करें। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हम सेशन कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। मैं टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान क्रिकेट। मैंने ब्रेक लगा लिया, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा टॉपिक ऐसा ना, आपको मुझे लगता है आप इसको शुरू करें, आपको भी जरूरत, बल्कि मुझे भी ज़्यादा ज़रूरत है, नो डाउट। मेरे ख्याल है ये जो टॉपिक है इसकी ज़रूरत हम सबको है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी शदीद गर्मी है जिसमें आपको समझ नहीं आती कि आप किस किस्म का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, आप किस किस्म का सनब्लॉक इस्तेमाल करें, स्किन केयर रूटीन क्या हो। एग्जैक्टली आप फेस कितनी मरतबा वॉश करें, आप फेस वॉश का इस्तेमाल कितनी मरतबा करें, जो समझ नहीं आती। ड्राई स्किन वाले भी परेशान है, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी परेशान है, ऑयली स्किन वाले भी परेशान है। तो इसका हल क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर गर्मी से आपकी स्किन खराब हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुई है और करना क्या है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिला जावेद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक पर हम बात कर रहे थे कि स्किन अच्छी कैसे होती है, तो आपने एक जुमला कहा था, वो क्या था? वो ये था कि कम से कम इतनी गर्मी के अंदर पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच ना देखा जाए। स्ट्रेस से ही गर्मी के अलावा स्ट्रेस से भी स्किन खराब, स्ट्रेस से खराब होती है। अंदर से खुश रहना जरूरी है, अंदर से खुश। तो स्ट्रेस से स्किन खराब होती है। ये अगर हमारी स्किन खराब होगी, जिम्मेदार बाबर आजम होंगे, जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कह सकता ना, पाकिस्तान क्रिकेट खेलने वाले होंगे। मैं टीम नहीं कह रहा हूं, दे आर नॉट टीम। आई एम नॉट गोना यूज दैट वर्ड फॉर देम, क्योंकि नहीं है वो टीम। अच्छा पीसीबी है। ओके, एवरीबडी जी जो उससे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आप जो हम गर्मी की बात करें, इसमें हम सन ब्लॉक नॉर्मली लगा तो रहे होते हैं, बट स्टिल स्किन खराब हो रही होती, क्यों? देखिए जी, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ड्राइनेस है, स्किन ड्राई भी हो रही है, हीट भी है, यूवी लाइट खुद भी टैन कर रही है बहुत ज़्यादा स्किन को। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर हमारा कल्चर नहीं है कि स्किन को सीरियसली लिया जाए या स्किन केयर को इम्पॉर्टेंट समझा जाए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के साथ साथ स्किन जो एक कंप्लीट जो बाहर आपका कवर है, जो हर किस्म के मौसम से आपको बचा रहा है, जो आपको बैरियर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी स्किन को आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा रहा है, तो वो सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर स्किन के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है और उसके बाद लोग उसके ऊपर जो ख़ास तौर पे जो ऐसे अफराद हैं जिनको मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है या लाइट्स में काम करना पड़ता है, तो वो आपको कहेंगे हमें स्ट्रेच फील होता है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो ड्राइनेस के साथ एक्जिमा का एलिमेंट आने लग जाता है। बाहर से आप घूम के आते हो, सनलाइट की वजह से डैमेज हुआ होता है और उसके बाद स्क्रॉचिंग हीट की वजह से डिहाइड्रेटेड होती है स्किन। तो ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर काम करते हैं, जो हमारा लेबर तबका है या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, उनको भी बहुत ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। बसेस के अंदर आपने देखा कि टेम्परेचर रेगुलेटेड भी नहीं होता, हमारे यहाँ पे पानी भी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होता स्टॉप्स के ऊपर, ऐसी जगहों पर, तो पानी की कमी हो जाती है। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग बेहोश हुए हैं, स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, तो वो सब कुछ अल्टीमेटली आपकी स्किन के ऊपर शो करने लग जाता है। और गर्मियों के अंदर लोग हमारे पास रिपोर्ट करते हैं ना सिर्फ टैनिंग यानी कि स्किन जो डार्क हो जाती है, झुलस जाती है, इसके अलावा वो कहते हैं बहुत फाइन लाइंस आ गई हैं, इधर बेइंतहा फाइन लाइंस फील हो रही हैं, हम हंसते हैं तो हमारी लाफ लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई हैं, कुछ भी लगाएं तो स्किन पे वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा प्रॉपरली, लेयर्स जम रही हैं, ऐसे सब पैची हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये हीट वेव, टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन, ये कंबाइंड इसका इम्पैक्ट है स्किन के ऊपर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सनब्लॉक के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टैनिंग इस वक्त मेरा भी बड़ा ये मसला है जी। बहुत सारे लोग, एक दो लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि फेस और हाथ मैच नहीं करे, बिकॉज जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और स्पेशली जो ये वाला हाथ होता है, दोनों हाथों में फ़र्क भी काफ़ी होता है। ये वाला हाथ आपका मुसलसल यूज़ में है, फेस पे हम सनब्लॉक लगा लेते हैं, हाथों पे क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर होता है ड्राइव करते हैं, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इनका फ़र्क ऑपोजिट है क्या? मतलब ज्यादा फर्क है दोनों हाथों का? मुझे बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि आप राइट साइड से ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो ड्राइव करते हुए ऑब्वियसली एक्सपोज ज्यादा होता है। कितनी मर्तबा सनब्लॉक का इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली जो लोग ड्राइव कर रहे वो, और फेस और क्या हाथों पर एक जितना ही आप यूज़ करें या फिर हाथ ज़्यादा एक्सपोज है तो क्वांटिटी ज़्यादा करें? देखिए जी, सनब्लॉक जो लोग लगाते हैं तो बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी लगा रहे होते हैं, बहुत कंजूसी के साथ सनब्लॉक। सनब्लॉक का एक फॉर्मूला है कि आपने सरफेस एरिया के हिसाब से सनब्लॉक लगाना है। अगर हम उसको फॉलो करें, कम अज़ कम भी देखिए जो 2 पी साइज़, एटलीस्ट 2 to 3 पी साइज़ आपके फेस को ऊपर सन ब्लॉक लगाना है, उसको मल के अब्जॉर्ब नहीं करना, जस्ट लीव इट ऑन, उसको खुद से अब्जॉर्ब होने दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मॉइस्चराइज पहले करें, क्योंकि स्किन जब ड्राई है उसने चीज़ को अब्जॉर्ब करना है, तो आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो एकदम आपको लगेगा तो अब्जॉर्ब हो गया ना, बस ठीक है, इनफ हो गया। पहले आप मॉइस्चराइज करें चेहरा धोने के बाद, उसके बाद आप सन ब्लॉक लगाएं और अपने पास मिस्ट रखें। जो आपकी फेस मिस्ट होती है बड़ी आम तरीके से आजकल अवेलेबल है। फेस मिस्ट आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्प्रे करें, ताकि आपकी जो नाजुक हिस्से हैं स्किन के, जिस तरह से अंडर आई एरिया हो गया, होंठों के इर्द गिर्द एरिया, वो अच्छा सा हाइड्रेटेड रहे। पानी का इस्तेमाल करें, ज़रूरी है। इसके अलावा लोग ORS अपने साथ कैरी करें, ख़ास तौर पर जो डायबिटिक लोग हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में एकदम शुगर लेवल भी डाउन होता है और आप डिहाइड्रेट भी हो रहे होते हो और नमकियात मिनरल्स की भी कमी हो रही होती है। तो अपने साथ जो लेमन का बना के, लेमनेड बना के रख लें जिसमें नमक का इस्तेमाल या ORS, सॉल्ट इंटेक आपका अच्छा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, हाथों पे और चेहरे पे क्या सेम सन ब्लॉक लगेगा? सेम आप लगा सकते हैं, लेकिन देखिए जो चेहरे के सन ब्लॉक्स होते हैं वो टिंटेड भी अवेलेबल हैं, खास तौर पे जो वर्किंग क्लास है, जिन्होंने मेकअप भी उसके ऊपर इस्तेमाल करना है, मेकअप कम इस्तेमाल करें डे टाइम पर। टिंटेड सन ब्लॉक्स की एक सेकंड लेयर ऊपर लगा लें। एक अगर आपने मॉइस्चराइज किया और सन ब्लॉक लगाया, तो एक थर्ड लेयर अगर आप मेकअप की लगाना चाहते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि एक टिंटेड सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, आपको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा देगा। इसके अलावा हाथों पैरों के लिए आप एक रेगुलर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपने बार बार वॉश करने हैं, काम करना है, तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स। फेस पे कितनी मरतबा आप कहते हैं कि मैं अभी कुछ देख रही हूं, 3 से 4 घंटे के बाद यू हैव टू रिपीट। जी, एक कॉलर भी हैं, आबिद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहूँ, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मेरा जो स्किन है इसमें गर्मी में एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसके बारे में पूछना था। क्या होता है? एलर्जी काफी ज्यादा। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? एलर्जी किस, धूप में जाने की वजह से चेहरे पे खारिश होती है, दाने निकलते हैं, या कुछ अप्लाई करने के साथ आपको चेहरे पे एलर्जी होती है? मतलब जब मैं धूप में बाहर निकलता हूँ एलर्जी तो वैसे ही है मुझे, तो जब मैं धूप में निकलता हूँ ज्यादा होती है मुझे। धूप में ज्यादा एलर्जी होती है, वैसे भी है, पर धूप से शायद ट्रिगर फैक्टर होगा। बहुत लोग कॉमन ये एक फैक्टर है। बिफोर यू आंसर दिस, एक और कॉलर है, आमिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका सवाल क्या है आमिर साहब?
लाइन ड्रॉप हो गई। जी देखिए जी, धूप के साथ बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको खारिश होती है, चेहरे पे एलर्जी आती है, छोटे छोटे रेड कलर के दाने की तरह की एक चीज़ बन जाती है चेहरे पे, बड़ा कॉमन है। इसके अलावा धूप के अंदर जब आप जाते हैं तो अगर आप स्प्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने कोई आफ्टर शेव लगाया वो भी आपको रिएक्ट करेगा, अगर आपने कोई परफ्यूम लगाया वो भी रिएक्ट करेगा। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो धूप में जाके ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। जो लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको रिएक्शन ज़्यादा देते हैं, तो वो हमने देखा है कि फार्मर्स में और जो ऑक्यूपेशनल जो हर बंदे को पता होता है कि उसका वो ट्रिगर फैक्टर क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन धूप पे जाके वो ज़्यादा हो जाते हैं। एक और चीज़ जो घरेलू टोटके हो रहे होते हैं उसमें लोग लेमन डाल के चेहरे पे लगा रहे होते हैं गर्मियों में, तो लेमन या जो लाइम और ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत सन सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी का रीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दही के साथ नहीं, लेकिन लेमन के साथ। नींबू लगाने से खराब होती है स्किन। जी, कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को रिएक्शन। तो आपने ये देखना है कि किस चीज़ के साथ मुझे रिएक्शन हो रहा है, उसको तो आप बिल्कुल कट डाउन कर दें। धूप को तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उस एलिमेंट को जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको आप कम करें। और इसके अलावा आप सनब्लॉक लगाएं। कभी कभी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉम्पोजिशन होती है, उसमें से भी किसी चीज़ के साथ आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी एक डायरी कि मुझे किस चीज़ के साथ प्रॉब्लम हुई है। और ऑफ कोर्स इसका इलाज फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी स्किन के ऊपर इमोलिएंट्स और स्किन ऐसी क्रीम्स वगैरह देगा जो उसको काम डाउन करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि खाने पीने में ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी प्रोटेक्शन वाले विटामिन्स आते हैं जो आपको यूवी लाइट से बचाते भी हैं और यूवी लाइट के असरात को रिवर्स भी करते हैं। उसमें आपको सनब्लॉक नहीं लगाना पड़ता? उसमें सनब्लॉक आप लगाते हो, लेकिन एडिशनल प्रोटेक्शन आपको वो जैसे कि क्या ऐसी चीज़ें खानी? देखिए, एक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली एक अवेलेबल है प्रोडक्ट जो कि हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है। अच्छा। और वो आपको फोटो प्रोटेक्शन देता है, मतलब उसको कहा जाता है कि ये एक ओरल सनब्लॉक है। अच्छा। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिस तरह से आप देखें निकोटिनामाइड है, विटामिन सी, ये रिपेयर करते हैं स्किन को। जो यूवी ए एंड यूवी बी रेज हैं वो डैमेज कर रही हैं, लेकिन वो रिपेयर साथ साथ अगर आपका इनटेक अच्छा है इन विटामिन्स का तो वो भी आपको रिपेयर करें। इसके अलावा जिन लोगों को फोटो सेंसिटिविटी है, एलर्जीज़ हैं, उनको हम लोग ख़ास हिदायत होती हैं कि आपने अपना सन एक्सपोजर कम रखना है, आपने किस टाइम पे बाहर निकलना है, अपने वर्किंग आवर्स चेंज करो। प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत उनको गाइड करते हैं। बिसाइड्स दैट हम लोग उनको ऐसी चीज़ें देते हैं जो इनकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम करे, मतलब खाने पीने की भी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, अप्लाई करने की ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो उनकी इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं और वो बचे रहते हैं। अच्छा, बस सनब्लॉक के हवाले से एक मैं चाहूँगी इसको आप क्लैरिफाई ज़रूर करें कि सिर्फ हमें होता है कि बाहर जाते हुए हम सनब्लॉक अप्लाई करें। जो ये लाइट्स हैं इस वक्त, जिन लाइट्स में हम बैठे हुए हैं, घर की लाइट्स हैं, स्पेशली अगर आप किचन में ख़वातीन जा रही हैं, वो भी एक हीट है जो कि आपकी स्किन की लेयर को तो लग रही है ना। सो क्या सनब्लॉक आपको घर के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए, हर वक्त रखना चाहिए, या फिर सिर्फ बाहर या अंदर काम नहीं करता? देखिए जी, बाहर जाते वक्त तो इट्स अ मस्ट, ठीक है, वो तो आपने पूरे सनलाइट को आप एक्सपोज हो, लेकिन घर के अंदर भी इट्स एसेंशियल। और इवन ये वाली लाइट्स, ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम इन लाइट्स में बैठ के समझते हैं ये डैमेज नहीं करी, बट इन लाइट्स की भी एक यूवी, इनका भी कंटेंट, ये भी आपकी स्किन की लेयर को डैमेज करता है। इसके अलावा जो आपके घर की जो खिड़कियाँ खुली हुई हैं वहाँ से लाइट आ रही है, धूप आ रही है, ख़वातीन जो समर में लगा लें सनब्लॉक बेहतर है। इनडोर्स भी लगाएं, इनडोर सनब्लॉक हम डिफरेंट देते हैं, ठीक है। आउटडोर हम इनडोर वाला जरा हम लोग SPF कवरेज पे डिपेंड कर रहा होगा, 30-40 तक कर देते हैं, और जो आउटडोर है वो 50+, ठीक है। 30-40 इंडोर, 50+ इज आउटडोर। एक और कॉलर है मोहम्मद जिया है। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से आपने कॉल किया कि आप, मुल्तान की तो गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा है, क्या पूछना चाहेंगे? जी, बस ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बेटी है, उसके चीक्स पे और आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट्स हैं। अच्छा, कुछ बच्ची है। एज क्या है वो? ब्लैक ज़ियासब, एज क्या है ज़ियासब उनकी? 12 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, ये निशान इनको कब से पड़े हुए हैं? कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई चीज़ लगाई हो बच्चे ने उससे रिएक्शन? जैसा अगर आप बता दें इसके बारे में भी। नहीं, ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। वो डॉक्टर साहब को भी चेक करवाया था, उन्होंने क्रीम्स लिखी थी, लेकिन इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, ठीक, 1.5-2 साल तो ये है कि ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर देखे, क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी है वो देखने से ताल्लुक रखती है, हम उसको देख के डायग्नोज करते हैं। उसके बाद आप कुछ रिकमेंड करेंगे? क्योंकि कोई भी दाग धब्बा बन गया तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हमने देखना होगा कि वो सिंपल किसी चीज़ का रिएक्शन है, उससे निशान पड़ गया है, या कोई खुदा ना खासा कोई मॉस्किटो बाइट के साथ, उसके बाद मालूम होगा कि अब क्या होना है, स्किन पे वाकई कोई बीमारी आ रही है, तो ये हमने देखना होता है। ट्रीटेबल होता है? बिल्कुल जी, ट्रीटेबल तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर बीमारियां जो है वो ट्रीटेबल होती है। ऐसे होता है कुछ निशान जो चेहरे पे पड़ जाए लेकिन ट्रीटेबल ना हो, ऐसे होते हैं अभी भी?
देखिए जो लाइकन प्लेनस और इस तरह की बीमारियां होती हैं ना, उनके निशान बड़ी मुश्किलों से जाते हैं, बहुत देर से जाते हैं, चले वो भी जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है फ्रॉम द फिजिशियन साइड एंड फ्रॉम द पेशेंट साइड। राइट, एक और कॉलर है, शहजाद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मैं ये देख रहा हूँ शहजाद साहब, आपके साथ साथ बाकी जितनी कॉल्स आएंगे ना, मर्दों की कॉल्स आ रही हैं। हाँ, एक ने बेटी की कॉल भी की थी। मर्द ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं। क्या हुआ सर स्किन को? ये वाइटिलाइगो है जी, जिसको फुलबेरी कहते हैं, पिछले काफी सालों से। तो इसमें मैंने एक सवाल पूछना था डॉक्टर साहब से कि ये धूप के हवाले से लोग कहते हैं कि अगर आप धूप में फिरें तो इससे कैंसर हो सकता है बिकॉज योर स्किन इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू सनशाइन। इसके बारे में डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी थी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, आई मस्ट अप्रिशिएट। देखिए विटिलाइगो के अंदर ये होता है कि जो जिल्द के नीचे आपके मेलानिन बनाने वाले सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो प्रोटेक्शन दी हुई है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, वो मेलानिन की ही सूरत में दी हुई है। अब वहाँ पे प्रोटेक्शन तो है नहीं, तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्टली आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी और ज़्यादा करेगी। पहले तो मेलानिन एक छतरी की तरह आपकी जो डीपर टिश्यू है, डीपर सेल्स है, उनको बचा लेता है और इसीलिए आप टैन हो जाते हैं। तो टैनिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन ये जो जब विटिलाइगो होता है तो वहाँ पे जो एरिया है स्किन का जो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, वहाँ पे नीचे मेलानिन बनाने वाले सेल्स नहीं है, मेलानिन की प्रोटेक्शन है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है खुदा न खासा कैंसर डेवलपमेंट का। तो ऐसे लोगों को सूरज में जाते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिसाइड सनब्लॉक, सनब्लॉक तो लगाना ही लगाना है, छतरी का इस्तेमाल करें, चेहरे पे है तो टोपी का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट सनलाइट उनके चेहरे पे ना पड़े और धूप के आवर्स को अवॉइड करें। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, पसीना आना अच्छा होता है फेस के लिए, या समटाइम्स आपने कोई ऐसा कोई अप्लाई किया होता है सन ब्लॉक हो या मेकअप या कुछ भी कि पसीना तो आ ही नहीं रहा होता, वो सेबेशियस ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं? देखिए एक तो हम लोग पसीने के साथ बड़ा रिलेट करते हैं कि जिम में भी अच्छा हम स्वेट कर गए हैं तो बड़ा हमने अच्छा वर्कआउट किया, ये चीज़ नहीं है। बेसिकली स्वेटिंग का जो ताल्लुक है ना वो आपका हीट टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो आप स्वेट करोगे और बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाएगी, बस इतना सा ताल्लुक है इसका। स्किन पे ग्लो नहीं आता है, नहीं ग्लो, वो जो पोस्ट वर्कआउट ग्लो होता है जिसकी पिक्चर्स हम देख रहे होते हैं स्वेट के साथ। नहीं आपके पास बहुत सारे लोग, इट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू योर बॉडी एंड स्किन। ठीक है, वो आपका ब्लड सप्लाई उसका पसीने से, वो पोस्ट वर्कआउट है उसका पसीने से कोई ताल्लुक नहीं होता ग्लो का। वो ग्लो जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से। लेकिन बात उनकी बिल्कुल ठीक है, जब आप इतनी लेयर्स लगाओगे चीजों की तो आपके पोर्स भी क्लॉग होंगे और क्लॉग होने से पिंपल्स आ जाते हैं। क्लॉग होने की वजह से जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनका जो सन ब्लॉक होगा, मॉइस्चराइजर होगा, वो टोटली वाटर बेस्ड होना चाहिए। जो मेरे जैसी स्किन वाले लोग हैं जिनकी थोड़ी सी ड्राई वाली साइड के ऊपर स्किन है, अगर हम थोड़ा सा ग्रीजी प्रोडक्ट भी यूज़ कर लें तो इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर अस। लेकिन जिनकी स्किन थिक है, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, पोर्स ओपन है, ब्लैक हेड्स प्रोन स्किन है, अगर वो ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे स्किन पे तो उधर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको एक्नी बहुत सिवियर। आपकी स्किन डिफाइन करती है आपकी स्किन के रूटीन को, बट ज़रा जनरली ये कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सन रेज से डायरेक्टली बचना। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और ज़रा कि हम आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है ये समझना जानना कि आपको अपनी स्किन केयर से मुताल्लिक समझ आ जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे नए मेहमान और नए मौज़ूआत के साथ। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।